Hello guys, welcome back to IS Bharat YouTube channel. Today we are here to discuss complete the Hindu news and editorial analysis of 8th June 2023. आज तारीख है 8 जून 2023 का और दिन है वेंसडे। आज हम कंप्लीट द हिंदू को एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको IS भारत इंस्टाग्राम IS भारत टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट एडिटोरियल का डिस्कशन और द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा और आपको साथ ही साथ बहुत सारे करंट अफेयर के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो अपने हम वीडियो में एनालिसिस के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट आज के न्यूज कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज में एक ये भी कह सकते हैं क्योंकि जो इतने दिनों से रेसलर्स की प्रोटेस्ट चल रही थी ना, वो खत्म हो गई है कि विद एश्योरेंस ऑफ ए मिनिस्टर। यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी आए हैं, उनके एश्योरेंस के बाद से रेसलर्स ने अपनी प्रोटेस्ट को बंद कर दिया है। कुछ दिन 2 दिन पहले अमित शाह जी मिले थे, उसके बाद से इस प्रोटेस्ट में नमी देखी गई थी। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट हाइक खरीफ MSP, फार्मर डिमांड मोर, मतलब गवर्नमेंट ने अपने आप ही MSP को बढ़ा दिया है। मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है ना, वो खरीफ सीजन का, जो ये इस बार धान वो बोआ जाएगा, सेलर्स की महंगाई को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको 140 रुपए प्रति कुंटल के रेट को इंक्रीज कराए, कुंटल पे इंक्रीज कराए, मतलब ₹1.40 पर किलो के रेट को इंक्रीज कराए। आप देखेंगे तो ₹1.40, 100 रुपए का होता ना, 140 दो गया, ₹1.40 बढ़ा दिया सरकार ने। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है, BSNL गेट्स 89,000, मतलब कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज टू बूस्ट द मिला है जो 4G और 5G को रोल आउट करे BSNL, जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसके लिए ये यहाँ पे ये गुड़गांव की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने के लिए ये चीजें लाई गई हैं। यूनियन कैबिनेट गिव्स नोट फॉर 28.5 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो लाइन गुड़गांव। एलिवेटेड का मतलब होगा जो पिलर बेस से बनाया जाता है और काफी हाई लेवल ऊंचा होता है, और ये ऐसे मेट्रो चलती है, मतलब हाई लेवल पे उसे बनाया जाएगा। ये जो लाइन है, ये देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये मेट्रो लाइन पास हुई है। ये तो एग्जिस्टिंग मेट्रो लाइन दिल्ली की है, ये येलो लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये तो एग्जिस्टिंग है, और ये दोनों बनाई जाएंगी यहाँ पे टू कम ओवर द ट्रैफिक सिस्टम, बिकॉज वहां पे मॉर्निंग और शाम के टाइम पे इतने लंबे जाम लग जाते हैं कि बहुत समय लोगों का बर्बाद होता है। और मेट्रो बनने से क्या होगा कि लोग इसको शिफ्ट करेंगे और ये एनर्जी कंजप्शन के ऊपर जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है इंक्लूजन ऑफ सावरकर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंक्लूजन ऑफ सावरकर इन ड्यू सिलेबस हेल्ड, मतलब क्यों ये इतना ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो VD सावरकर है ना, इन्हें कहा जाता है हिंदू राइटिस्ट, जो हिंदुओं के लिए ज्यादा सोचते थे। इनकी वजह से हिंदू को इतना कुछ मिल पाया और इनकी जो किताबों की वजह से आज तक ये, मतलब बताइए कि ये इम्पोर्टेंट, इनकी जो फिलॉसफी थी वो भारत के अनुसार थी, भारत के सिद्धांतों पे थी, लेकिन अभी तक ये सोसाइटी से एक्सक्लूड क्यों थे? क्योंकि एक राइट विस्ट थे, और ये राइट विस्ट होने की वजह से इनको सेंटर और लेफ्ट से हमेशा एक्सक्लूड रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी राइटिस्ट के खिलाफ थी, और ये राइटिस्ट थे इसलिए इनको हमेशा अलग, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते थे, ये थोड़ा बहुत मुसलमानों को अपोज करते थे। क्योंकि भैया जब 2 कंट्री बने तो एक मुसलमान को दी गई, एक हिंदुओं को दी गई, तो वाई मुस्लिम लिव्स हियर एंड हिंदू नॉट लिव देयर। वहां पे तो हिंदुओं को खत्म कर दिया गया, भाई यहाँ पे मुसलमान की आबादी बढ़ रही है दिन पे दिन। तो ये चीजें कही गई है, और इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर ऐड किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस में फिलोसफी का चैप्टर ऐड किया गया है, और यहाँ पे एक जो मुस्लिम थे, मतलब एक पोएट की फिलोसफी यहाँ पे आती है, मोहम्मद इकबाल फिलोसफीज फ्रॉम द सिलेबस, इसको निकाला गया है, और इन दोनों बातों का वहां के लोग प्रशंसा कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर ये आ गया व्हाई केरला इज इन द न्यूज। ये देखिए, साइक्लोन मानसून अफेक्ट कोर्स ऑफ मानसून। साइक्लोन मतलब साइक्लोन ना कोर्स ऑफ मानसून को अफेक्ट, जो मानसून एक हफ्ते पहले आने वाली थी, 2 जून को प्रेडिक्शन थी, वो साइक्लोन की वजह से डिले हो गई है, और ये कहा गया कि आज या कल में ये मानसून वहां पे गिरेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट, केरला
theaters such as industry body wants film to ensure 42 days OTT release window। मतलब केरला की जो बॉडी है ना, जो फिल्म थिएटर की बॉडी, उसने कहा है भैया, याचिका दर्ज की है कि भैया हमें 42 दिन का विंडो दीजिए। हम पैसे कमा नहीं पाते कि फिल्म OTT पे आ जाती है, लोग थिएटर में आना बंद कर देते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा से आर्गुमेंट ये दिया गया है कि जब थिएटर में मूवी लगाई है ना आप, या तो सीधे OTT पे रिलीज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप थिएटर के लिए मूवी को भेजिए तो आप 42 दिन का विंडो दीजिए, मतलब 42 डेज, 6 हफ्तों का टाइम दीजिए, जिसमें हम 6 हफ्तों में अपनी फिल्म को थिएटर में रहे, उसके बाद आप OTT पे रिलीज कर दीजिए। तो यहाँ पे ये डिमांड की गई है। सिनेमा एफिलिएटेड बाय द FIFO, एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला, फिल्म एग्जीबिशन यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला के द्वारा ये 42 डेज विंडो का समय की मांग की गई है। स्टार्टिंग द थिएटर वी आर सीइंग द कंसिडरेबल डिप फ्रॉम फुटफॉल ऑफ 2018 एंड, मतलब 2018 के बाद जो OTT का राइज हुआ ना इंडिया में, उसकी वजह से जो थिएटर का फुटफॉल है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और इन चीजों की वजह से, जैसे कि एक हफ्ते 15 दिन में फिल्म OTT पे आ जा रही है, OTT पे अच्छा पैसा और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान की वजह से OTT के पास पैसे की कमी नहीं है, इसकी वजह से वहां पे फिल्म पहुंच तो जा रही है, लेकिन इससे वजह से जो थिएटर चल रहे हैं इंडिया में उनका बहुत नुकसान हो रहा है। इसके लिए इन्होंने 42 डेज का विंडो मांगा है। चलिए, हमारा आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ ए गवर्नमेंट विद स्टेट। यहाँ पे राइटर ने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको हम वीडियो के एंड में देखेंगे। पहले हम अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं। और दूसरा हमारा ये है, नाइजीरिया न्यू प्रेसिडेंट फेस ओल्ड प्रॉब्लम्स, ये भी हम इंपॉर्टेंट है, ये भी से देखेंगे, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव पे देखेंगे हम इसको। ये रहा है प्रेजिंग द इन्फ्लेशन स्टोरी ऑफ द पास्ट ईयर, मतलब इस साल लगा था कि कुछ इन्फ्लेशन डाउन टर्न होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पल्स की वजह से, मतलब दालों की वजह से, तिल दाल दलहन की वजह से रॉकेट साइंस हुआ पड़ा है। और जो इस पीरियड में गिरना था, प्राइस इन्फ्लेशन गिरना था इंडिया में, उसको उसने स्टैग्नेंट कर दिया, स्टेबल कर दिया है, 1-2 पॉइंट का डिप देके। और इसमें मेन कारण रसिया यूक्रेन भी है। हाउ कैन वी ट्रांजिशन टू ए लो कार्बन सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ कैफोन एम टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन केरला, व्हाट इज दिस? केरला फाइबर ऑप्टिक्स प्लान है। मतलब देखिए कि 3 साल पहले यूनाइटेड नेशन में एक वो पास हुआ कि भैया जो आज की डेट में ना, इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है लोगों का, इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है जिसको हर किसी को मिलना चाहिए। राइट टू लाइफ की तरह राइट टू इंटरनेट भी है, राइट टू एजुकेशन की तरह। तो उसको बात को कंसीडर करते हुए केरला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने ये चीज प्रोवाइड करी है अपने लोगों को। केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट गोइंग टू बी रोल्ड आउट, अदर स्टेट डिक्लेयर एक्सेस टू इंटरनेट ऑन अ बेसिस राइट, हाउ वी बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट, हु आर द, यहाँ पे देखिए बिकमिंग, इसकी वजह से बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो। केरला पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने इंटरनेट फैसिलिटीज को रोल आउट करा है। यहाँ पे कहा गया कि भैया जो हमारे यहाँ 14 लाख 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन लोग और 14 लाख फैमिलीज को हम फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि 1.5 GB इस देंगे, और उसमें स्पीड कितनी रहेगी, 15 Mbps पे, मतलब 15 Mbps की स्पीड पे हम 1.5 GB उनको हर दिन का देंगे। और बाकी जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए एक हम टर्म प्लान लाएंगे जो सस्ता होगा और किफायती होगा विद अदर्स। द प्रोजेक्ट इज एम टू इशूइंग यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस एंड नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड which has become especially after the COVID-19 outbreak. How the government running the network and providing service, कैसे गवर्नमेंट इसको रन करेगी और सर्विस प्रोवाइड करेगी। जो केरला का फोन है ना, उसे ट्राई ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ने इनको ये दिया है कि आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और सर्विस लाइसेंसर भी हैं, मतलब आप किसी चीज का फोन, केरला फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क को कहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, उसका लाइसेंस तो दिया ही दिया है, और आल्सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी लाइसेंस दिया है। तो केरला गवर्नमेंट रोड इन्वॉल्व सेटिंग अप द फर्स्ट वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड
फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट, क्योंकि मेजर सिटीज में तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आपके पास पहले से ही इंफ्रा मौजूद है। लेकिन जो फार और स्टेगनेंट एरिया है, जैसे कि हिली माउंटेन हो गए, दूर दराज के एरिया हो गए, जहां पे एक्सेसिबिलिटी सही नहीं है, उस एरिया में आपको पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत हो। उसके लिए क्या करा है, जो कफून है इसने टाई अप करा है किसके साथ, जो यहाँ की KSEB है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने कॉपरेशन करा है। इनफैक्ट ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ द KCB एंड केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर किस्टिल कह सकते हैं, जो इनके साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ जो हर जगह पहुंचाएंगे। द नेटवर्क हैज रीच रिमोट लोकेशन इंक्लूडिंग द ट्राइबल हेलमेट इन वायनाड एंड एल्सवेयर व्हिच हैज रिमेन्ड आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे अंटिल नाउ। वायनाड की हमने आज बहुत नाम सुना होगा कि यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ से MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए वायनाड का नाम, वहां से इलेक्शन लड़े थे क्योंकि यहाँ से तो हार गए थे रायबरेली से। हाउ विल द प्लान बी रोल्ड आउट, ये प्लान रोल्ड आउट कैसे होगा, देखिए 14,000 BPL फैमिली विद 100 ईच, मतलब यहाँ पे 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 140 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने 100 लोगों को, फैमिलीज को देखा है कि इनको जरूरत है देने की। उन फैमिलीज को 1.5 GB डाटा प्रोवाइड करेंगे हम विद स्पीड ऑफ 15 Mbps। देखिए एज ऑफ नाउ इंटरनेट कनेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड टू 7,000 BPL फैमिली। अभी एज ऑफ नाउ अभी स्टेट ईच हाउस होल्ड गेट 1.5 GB ऑफ डाटा पर डे एट 15 Mbps स्पीड। इन द सेकेंड फेज इंटरनेट सर्विस विल बी मेड अवेलेबल टू द पब्लिक एंड अफोर्डेबल रेट। फ्री इंटरनेट कनेक्शन फॉर BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट है। फैमिलीज एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द 1548 करोड़ कफून प्रोजेक्ट। मतलब ये कितने का है, 1548 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये करोड़ का प्रोजेक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। अब देखिए केरला ने पहले भी एक अच्छा काम कर रखा है, उसने अपनी सारी गवर्नमेंट बॉडीज को एक ऐप के अंदर समा दिया है। द स्टेट गवर्नमेंट इन 2022 चीफ सेक्रेटरी टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ मोनेटाइजिंग द नेटवर्क। About 22 of total 48 फाइबर will be used for network on operation। मतलब 48 में से 22 फाइबर होंगे अपने ऑपरेशन के लिए होंगे, with the KSEB also using one। The rest can be used out। संतोष बाबू मैनेजिंग डायरेक्टर। What is the role ahead, इसमें आगे का क्या रोल है, यहाँ पे बताया गया। The commissioning of the first phase of Kafun comes a week after the chief minister declared Kerala as India's first fully governed state। मतलब इन्होंने जब डिक्लेयर किया था उसके एक हफ्ते बाद ही ये शुरू हो जाएगा। द ई ऑफिस सिस्टम हैज आल्सो बीन इंप्लीमेंटेड इन द सेक्रेटरीट। देखिए ई जो ऑफिस है ना, मतलब आपको जाना नहीं पड़ेगा उनकी सुविधा को अवील करने के लिए, आप ऑनलाइन उनकी सुविधा ले सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट, जितने भी सेक्रेटरीट हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कमिश्नरेट हैं और डायरेक्टरेट हैं, एज मेनी एज 900 गवर्नमेंट सर्विस, मतलब 900 गवर्नमेंट सर्विस को comes all service usually required by the public are now available using a single window portal। आप एक पोर्टल पे जाइए और इन सभी 900 जितने भी 900 एंटिटीज हैं उनको वो आप वहां से हार्नेस कर सकते हैं। मतलब एक ही विंडो पे इन 900 को लाके रख दिया, भैया आपको जिसकी जरूरत पड़े आप वहीं जाइए, आपको 10 जगह नहीं जाना। जैसे कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जाओ तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम पे जाना है, किसी पे भी जाना है, किसी भी समस्या का समाधान लेना है, आपको जमीन से रिलेटेड समाधान है, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सिंगल विंडो पोर्टल पे जाइए, वहां से आपकी सारी चीजों को सॉल्व किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज आल्सो बिगन अ डिजिटल लिटरेसी कैंपेन एट अ ग्रास रूट लेवल थ्रू द वेरियस लोकल बॉडीज। मतलब एक डिजिटल कैंपेन शुरू होगा डिजिटल लिटरेसी के बारे में। पहले तो एजुकेशन लिटरेसी होती है, अभी भी हमने उसे ही अचीव नहीं कर पाया, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी हो रही है। If the Kafun project achieve what is had envisaged, it can bring about a change the ground level as far as access and opportunities are concerned। अगर ये सक्सेस होता है तो ये इंडिया के इकोसिस्टम को ही पूरा बदल देगा। जहां आज इंडिया की 70% पॉपुलेशन मोबाइल यूज कर रही है, चीजों को समझ रही है, वो 100% हो जाएगा। और उसके बाद इंटरनेट पे जो भी चीजें होंगी वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन राइज कर देंगी इन चीजों को। बिकॉज नाउ इंटरनेट इज द मोस्ट अर्निंग सोर्स ऑफ वर्ल्ड टुडे, क्योंकि यहां से जितना पैसा ना कहीं नहीं कमाया जा सकता, और लोगों के इकोसिस्टम बिजनेस एम्पायर यहीं पे बन रहे हैं। विद नथिंग एवरीवन कम ऑन टॉप।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये देखिए, इंडिया यूएस रिव्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन। ये हमारा कोई नहीं, बस एक फाइनल टर्म का रिव्यू होता है जो हर साल, उसी तरह से ये रिव्यू पैटर्न है, क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब अगले इस महीने 22 जून को उनका कॉन्फ्रेंस है वहां पे, उसकी पहले ये सारे अरेंजमेंट हो जा रहे हैं। ऑपोजिशन मीटिंग, और ये देखिए 89 बॉडी जो भी है ट्रेन एक्सीडेंट में जो मतलब 79 लोग हैं, 89 लोग हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको इंतजार किया जा रहा है। क्रस अवेट आइडेंटिफिकेशन एट भुवनेश्वर, मतलब की आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है, तो कोई क्या करेगा, सारे लोग ही मर गए अपनी फैमिली के। वुडन नोटिफाई फैक्ट चेकिंग अंटिल टिल जुलाई 10। ये देखिए हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे इस टॉपिक पे। मझगावा डॉक एंड जर्मन फॉर्म स्ट्राइक डील ऑन सबमरीन। जो मझगावा डॉक है ना, ये इंडियन सब्सिडरी है, इंडियन कंपनी है, और ये जो जर्मन की कंपनी है ना टाइस्पोन, इसके साथ इनका सबमरीन डील का समझौता हुआ है। पहले आप देखेंगे बहुत समय से चल रहा है, इंडिया का 75I का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें अंडर में 6 सबमरीन बनने थी, कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन। इसमें अब हमारी जो डील जर्मनी के साथ साइन हुई है $5.2 बिलियन में, जो हमने अर्लियर प्रेडिक्ट किया था 5.4 बिलियन दे रहे थे। हमने 5 इंटरनेशनल प्लेयर था, उसमें जर्मन भी था उस टाइम पे, और जर्मन की ये कंपनी उस टाइम अपने आप ही इस डील को छोड़ के चली गई थी, और इसने अब बिड करा है $5.2 बिलियन का। आप देखिए फॉर्मर दूरदर्शन न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर पास अवे। एक टाइम इनका ना इतना जलवा था कि जो लोग थे वो इनकी इंग्लिश से इंस्पायर होते थे, जितने भी टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे वो लोग, तो टीचर्स मुझे कहते थे यू गो एंड वॉच गीतांजलि अय्यर न्यूज, क्योंकि हाउ सी डिलीवर द न्यूज इन इंग्लिश जस्ट अ मिरेकल द ऑन टाइम। उसके बाद हमारा ये है थाउजेंड्स फ्ली होम फ्रॉम आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ डैम। मतलब बताइए ना, इतनी बुरी चीज नहीं करनी चाहिए। इवन वॉर नॉट अलाउ, वॉर होना तो दो देशों के सैनिकों के बीच में होता है, सिविलियंस को नहीं होना चाहिए वॉर में इंक्लूड, क्योंकि जब आप सिविलियंस को लेते हो ना तो आप मोरालिटी को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हो, सोशल सिस्टम को करते हो। या यू हैव टू एक्वायर द लैंड, यू हैव एक्वायर, बट यू नॉट डू सम काइंड ऑफ थिंग जिससे मास को दिक्कत हो। आपने क्या करा, एक सोर्स ऑफ वाटर को रद्द कर दिया, मतलब ये कितने बड़े डैम को आपने तोड़ दिया, जिसकी वजह से देखते हैं कितनी ज्यादा पानी भर गए हैं। ये लोगों के छत हैं, लोगों के घर का ये टॉप फ्लोर है, मतलब पूरा छत तक केवल बच रहा है, कहीं कहीं तो छत भी डूब गए हैं जिसके छोटे हैं, जिसके बड़े घर है उनका बस छत दिख रहा है, पूरे एरिया में वाटर लॉक हुआ पड़ा है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन में एक डैम था जो यूक्रेन के साउथ में था, उसको तोड़ दिया गया। वहां पे रसिया कहते भैया इस डैम को यूक्रेन ने तोड़ा, यूक्रेन कह रहा भैया रसिया ने तोड़ा, बिकॉज दोनों लोगों को इससे दिक्कत है। यूक्रेन को ज्यादा, खैर यूक्रेन की प्रॉपर्टी है तो यूक्रेन तो तोड़ेगा नहीं, लोगों का ये भी डिमांड है। और रसिया को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि रसिया का ये जो क्रीमिया लोकेशन है, जिसको उन्होंने 2014 में ही यहाँ से कैप्चर कर लिया था, उसको सिंगल वाटर सप्लाई है इस डैम से। ये डैम ही उनके लिए इकलौता पानी का सोर्स था उस पूरे एरिया के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। और तो रसिया भी इसे तो तोड़ा किसने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक बाहर बात निकल के नहीं आई है कि हु डिस्ट्रॉय द डैम। नाटो पुट अप बिगेस्ट एयर डेवलपमेंट एक्सरसाइज, मतलब अब तक का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट एयर फेयर हो रहा है ना, वो जर्मन करा रहा है, नाटो का। जर्मन इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट द बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नाटो। ये क्या है, ये अपनी माइट शो करने का माइट शो हो रहा है इससे, क्योंकि भैया हम कितने पावरफुल हैं। नाटो अलोन, ये नाटो है ना, ये नाटो बहुत, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो NATO, इसमें रसिया कह रहा हूं, अकेले यूएसए ने 2000 पर्सनल भेजे हैं और 100 एयरक्राफ्ट भेजे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो इतना बड़ा एयर शो होने वाला है, जिसकी वजह से यूरोप के कुछ जो फ्लाइट्स हैं, लोकल फ्लाइट्स हैं, उनको भी दिक्कतें सामने करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एयर एरिया होता है उसको तो ये कैप्चर करके रखेंगे, तो इनके भी रूट डाइवर्ट होंगे, कुछ तो इनको भी दिक्कत आएगी, यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये आज तक का सबसे बड़ा एयर शो की तरह से देखा जाएगा। और यहाँ पे नाटो अपना माइट शो करना चाहता है
जो भी उसके एडजरेंट देश हैं, जैसे कि हो गया चाइना हो गया, कि भैया यू थिंक यू आर पावरफुल बट यू नॉट एबल, नॉट बीइंग इन सिचुएशन टू थिंक वी आर नॉट मोर पावरफुल देन यू। समझ में आई बात? आप सोचिए कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा कि सामने वाला हमसे कमजोर है। यहाँ पे बस इतनी सी चेतावनी थी। भैया इनका बंडाधार हो रहा है। पाक इकोनॉमी, मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो 2% से ग्रो कर रही है। मतलब एक इतनी, मतलब वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नेशन है ये, 5 सबसे बड़ा नेशन है ऑन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी इसकी इकोनॉमी 2% जो ग्रो कर रही है। ये डेवलपिंग नेशन है, नॉट अ डेवलप्ड नेशन। इफ अ डेवलप्ड नेशन ग्रो बाय 2%, you can think it's just a normal thing, but when it comes to the developing nation, जब आप विकसित देशों की बात करते हैं ना, तो उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ 5 से ऊपर होनी चाहिए, तो ही वो लग रहा है कि, क्योंकि डेवलपिंग नेशन को ना भूख होती है पैसों की। जब पैसा आता है तो पैसा रन करता है, पैसा नेवर, क्योंकि जब पैसा आएगा तो पैसा रुकता नहीं है, पैसा ऑलवेज वर्क। सो पैसा आएगा तो इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। जस्ट लाइक चाइना, इतना ग्रो होने के बाद भी अभी वो ग्रो हो रहा है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है 7%। सो दैट्स वाई वी हैव, पहले इसका 3.5 था, अब वर्ल्ड बैंक ने घटा के 2 पॉइंट कर दिया है। हमारा 7.2 था, इसको वर्ल्ड बैंक ने घटा के 6.9 करा है। देखिए कितना गैप है, 4.9 का गैप है, मतलब 5% का गैप है इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी। क्रॉप शॉर्टेज कुड एक्सेबरेट इन्फ्लेशन फॉलोइंग एमएसपी इंक्रीज। अभी देखिए जो क्रॉप का शॉर्टेज है ना, अभी आजकल शॉर्टेज चल रहा है हर चीज का, जितने भी धान गेहूं है, क्योंकि गेहूं का पिछले साल आप देखेंगे वीट का प्राइस, तो वीट का प्राइस रॉकेट साइंस हुआ था, 35 रुपीज पर किलो नॉर्मल मार्केट में बिक रहा था, जबकि सरकार की एमएसपी थी 24 रुपीज। उसके ऊपर से इतनी ज्यादा सीलिंग चली गई थी, जिसकी वजह से जो फार्मर, जो थोड़े भी कैपेबल फार्मर हैं, उन्होंने चीजों को रोक रखा है, क्योंकि वो 24 रुपए बेच के अपना एडवांटेज खत्म नहीं करना चाहते। वो भी चाहते हैं उनको, अगर देखिए अगर किसी के पास 10 टन गेहूं है, 10 टन का मतलब हो गया 1000, मतलब 10,000 किलो गेहूं है। अगर 10,000 रुपए किलो गेहूं होगा, अगर उसका प्राइस 6 रुपए किलो बढ़ जाए, तो उनको कितना 60,000 का फायदा होगा एट द सेम टाइम, मतलब 60,000 रुपए का उनको अकेले फायदा हो जाएगा। तो वो इस फायदे को ले, पिछले साल तो मिस कर गए थे, क्योंकि पता नहीं था, कभी इतना गेहूं का प्राइस उछला नहीं है। तो वो इस बार सोच रहे हैं कि अगर ये प्राइस उछला, अगर वो इन्होंने इसलिए स्टोर करके रखा है, तो इस प्रॉफिट, इस बेनिफिट, इस टाइम के बेनिफिट को वो अवील कर पाए, इसलिए उन्होंने गेहूं को पूरा का पूरा रोक दिया है। स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन फूड प्राइस फ्रॉम हायर assured remuneration for farmer to hing on food grain procurement study। और कुछ इस साल गेहूं कम पैदा भी हुआ है, और इस साल पैडी को कहा है, अगर पैडी नहीं ज्यादा हुई, धान अगर ज्यादा नहीं हुआ, तो इस बार उसका भी प्राइस रॉकेट साइंस होगा। प्रोक्योरमेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि अब सरकार ने पहले हिंट दे दिया है एमएसपी इंक्रीज करके कि भैया प्राइस ऊपर जाने वाला है। प्रोक्योरमेंट टेक प्लेस फॉर राइस हुज इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी हाई एट 11%। मतलब बताइए ना, उसका 11% ऑफ प्रोक्योरमेंट रेट का पहले बढ़ा चुके हैं। नोटेड बाई सबनविस, सो एज इंक्रीज ऑफ 7% विल एड टू बेंचमार्क प्राइस। अगर 7% और हो गया तो बेंचमार्क प्राइस बन जाएगा, और ये और भी बढ़ सकता है इफ प्रोडक्शन इज नॉट एज इट्स अर्लियर। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिस्ट सेट कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन हायर एमएसपी will be negligible depending upon the price prevailing in the e-national agriculture market as well as procurement level। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि भैया इसका जो एमएसपी का जो इंपैक्ट होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। जो मार्केट का इंपैक्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मार्केट रन करती है हर एक चीज को। द इन्फ्लेमेटरी इंपैक्ट ऑफ 5 to 11% इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्म प्रोड्यूस, मतलब जो भी किसान पैदा करे उनको 5 से 11% का उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। मतलब 140 रुपए पर कुंटल, मतलब 1 रुपया 40। अगर किसी चीज को अगर आप 20 रुपए का किलो मानते हो ना, तो उसमें 1 रुपए का इंक्रीमेंट बहुत होता है। मतलब ये 7% का इंक्रीमेंट हो गया, 7% का इंक्रीमेंट कर दिया इन्होंने। द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस फ्रॉम हायर assured remuneration to the farmer would hinge on a government's procurement strategy and prevailing market price, but any output shortage could lead to the higher price। यहाँ पे एक और कह रहे हैं कि
देखिए गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है कि गवर्नमेंट को पीडीएस के थ्रू बहुत सारा राशन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को राशन सरकारी राशन दफ्तर से लेते हैं। अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट को पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या मार्केट में पैसा डालने से बड़ा वो लोगों को बांटने में जाएगी, तो पैसा एक तरह से एक्यूमुलेट होगा एक तरफ से, तो गवर्नमेंट को मार्केट से पैसा लोन लेना पड़ेगा, बैंकों से मार्केट से पैसा लोन लेगी बॉन्ड देके, तो पैसा बॉन्ड देके लेगी तो बैंकों के पास पैसों की कमी आएगी। फिर बैंक अगर दूसरे लेंडर को अगर लोन देंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा रेट बढ़ा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा अप कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अप होने की वजह से इनको जोर पड़ेगा। अब ये जो जब ये लोन लेंगे तो उनको जब ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा तो वो चीज करेंगे, उसको भी तो थोड़ा ऐड करेंगे ना, जिससे उनका वो पैसा निकले जो सरकार को पे करना है, बैंकों को पे करना है, उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट्स पे चार्ज ज्यादा करेंगे पब्लिक से। तो इस तरह से धीरे धीरे ये पूरे इकोनॉमी में रन हो जाएगी। पूरे इकोनॉमी में रन होने के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगी हर चीज की और इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। दैट्स द वे वी कैन सी द इन्फ्लेशन। दैट्स द टुडेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सो वी नाउ वी मूव टू द एडिटोरियल डिस्कशन। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो देखिए सेडिशन के ऊपर है। आपने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन हम आपको और भी आज भी अच्छे से बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइटर की तरफ से अच्छे वैल्यू पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट। इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा गया है। In the 29th report, the Law Commission has India has recommended the retention of Sanction 124A। 124A का जो रिटेंशन है ये बहुत ही निराशपूर्ण डिसीजन है लॉ कमीशन का कि सेडिशन को हमें अभी भी रखना है। सेडिशन क्या है आप पहले समझिए। व्हाट इज सेडिशन? व्हाट इज सेडिशन लॉ? इट्स अ डार्कोनियन लॉ ऑफ ब्रिटिश एरा। मतलब ये सबसे घिनौना लॉ है जो, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें इंटर करती हैं। फंडामेंटल राइट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट को जो चीज इनहेरिट करेगी, या तो लॉ बनाना चाहिए, लॉ वो बनेगा जो फंडामेंटल राइट को इनहेरिट ना करे, अगर करता है तो उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। यहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या है? आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच को कर्टेल करती है क्या? सेडिशन लॉ आर्टिकल 124A। इसमें क्या है, आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देते हैं, लेकिन भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल भी तो कर रहे हैं आर्टिकल 124A से। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्यों भाई? व्हेन कम्स टू द डेमोक्रेसी, इज द पीपल रन बाय द गवर्नमेंट। जो पीपल होती है, सरकार होती है, ये बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल होती है कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। मतलब लोगों के लिए तो है लेकिन लोगों के द्वारा है। जब लोगों के द्वारा है कोई चीज और उन्हीं लोगों को उनके खिलाफ बोलने नहीं दिया जाएगा तो कौन सी, तो फिर कहां से उनके द्वारा है? आर्टिकल 90 फंडामेंटल राइट में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि राइट टू स्पीच को आप उसको भी इनहेरिट कर ले रहे हो, उसको भी आप एक कमरे में डाल के बंद कर रहे हो और चाबी कह रहे हो कि अंदर ही फेंक दो। फिर आप ताला बंद करके चाबी अंदर फेंको, चाबी तो उन्हीं के पास है, वो बाहर ही नहीं आ रहे बोलने के लिए। एक तरह से हो गया ना सिचुएशन। भैया कमरा है, कमरे में आप किसी को लॉक कर दो, बाहर से ताला मार दो, फिर चाबी उसे दे दो, ना वो बाहर आएगा, चाबी तो उसके पास रहेगी, ना वो किसी से कुछ, वो जिसकी बात का किसी को कंप्लेन भी कर पाएगा। फिर लोग पूछेंगे भाई चाबी तो तुम्हारे पास, तुम बाहर क्यों नहीं आए? भैया जब वो आ पाएगा तभी तो आएगा, आप इसे बंद तो करिए। इसमें देखते हैं कि जो राइटर के द्वारा रेफरेंस दिया जाएगा ना वो ब्रिटिश एरा के टाइम पे दिया जाएगा। इसमें कहा था जो बाल गंगाधर तिलक, एन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉट अ कंट्री। इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ बोलेंगे तो वो नुकसान, नॉट अ कंट्री, कंट्री के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को स्टेट कंसिडर करती है। द लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड इनफेमस हिस्ट्री। सेक्शन 124 हैज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन पीनल कोड इन 1870 से अभी तक ये चल रहा है और इसकी वैलिडिटी अभी भी। इवन पाकिस्तान ने इसे बाहर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया है, बट इंडिया में ही चल रहा है। द पर्पस वाज टू सप्रेस द वॉइस ऑफ इंडियन हु स्पोक अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। इसका लाने का मुद्दा यही था कि भैया जो ब्रिटिशर के खिलाफ बोलेगा ना उसके अगेंस्ट से चालू हो जाएगा। The wording of section 124 clearly reveals the intention of the colonial government।
कि भाई उनका इंटेंशन था कि कोई ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलेगा और जो बोलेगा उसके खिलाफ लॉ लगा दिया जाएगा। द लॉ ऑफ सेडिशन वाज डिफाइंड एज अप्लाइड इन टू डिफरेंट वेज ड्यूरिंग अ ब्रिटिश पीरियड, मतलब अलग अलग तरीकों से इसको डिफाइन किया गया था, जिस कोर्ट के पास जैसे जाते थे उसको वैसे डिफाइन कर दिया जाता था। इन द फेमस मेजर केस ऑफ द क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897, in which the Bombay's court found Bal Gangadhar Tilak guilty for sedition of writing a couple of articles in केसरी, एक मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, उसमें कपल ऑफ उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पाया गया, उसके तहत इनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाया गया। जज स्ट्रैची एक्सप्लेन द लॉ एज द ऑफेंस कंसिस्ट इन एग्जिस्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट in order to curtail bad feeling towards the government. It is not the exciting or attempting to excite mutiny or rebellion or any sorts of actual disturbance, great or small, but even if you neither excite nor intended to excite any rebellion or revoke or forcible resistance to the authority of the government, that is sufficient to make him guilty under the section. इसमें ये कहा गया आप करना ना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप कोई विद्रोह बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो, अगर आपके अंदर वो फीलिंग है, अगर आप शब्दों में पता चलता है आपके अंदर वो फीलिंग है, उन्होंने राइटिंग में लिखा, उन्होंने किसी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करा, उन्होंने पेपर में लिखा था, उसके तहत भी उनको आर्टिकल 124 सेडिशन के चार्ज के ऊपर गिल्टी पाया गया। एंड लेटर द प्राइवेसी काउंसिल अपहोल्ड दिस एक्सपोजिशन ऑफ लॉ। प्राइवेसी काउंसिल थी वो जो टॉप बॉडी थी, जैसे आज के इसमें लॉ कमीशन है उससे प्राइवेसी काउंसिल होती थी, वो टॉप बॉडी थी, उसने भी इस चीज को मान लिया था। अटेम्प्टिंग टू एक्साइट बैड फीलिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, सेडिशन मीन्ट होता है एक्साइटिंग, मतलब आपको जितने भी सरकार के खिलाफ बुरी भावना है उसको आप बाहर निकालिए। इट वॉज अ वेरी डार्कमोनियन लॉ, मतलब ये बहुत ही डरावना लॉ नियम था उस टाइम का। द सेकेंड केस हुआ था नरेंद्र दत्त मजूमदार एंड ओआरएस वर्सेस एम्परर, which was decided by the federal court, फेडरल कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ था, एक्विटिंग द अक्यूज मजूमदार, इसमें भी मजूमदार जी को सेडिशन के चार्ज लगे थे। पब्लिक डिसऑर्डर और द रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इन द गिस्ट ऑफ द ऑफेंस, मतलब चीज को ऑफेंस में पब्लिक को आप डिसऑर्डर कर दीजिए, पब्लिक में डिसकंटिन्यूटी पैदा कर दीजिए, चीजों में पब्लिक हार्मोनी को डिस्टर्ब कर दीजिए, उसमें भी आपको सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे राइटर कहते हैं These two statement of the law of sedition gives two different British Indians, उस टाइम के जो दोनों लॉ हुए थे ना, दोनों केस हुए थे, वो दोनों ही अलग अलग जेलों में कोर्ट में हुआ था, और उनको ओपिनियन भी अलग अलग था, जिस तरह से जैसी सिचुएशन थी उसको उस तरह से मोल्ड कर दिया जाएगा। Political hatred of government comes with the mischief of sedition, पॉलिटिकल हेट्रेड हो, आपने किसी भाषण में किसी सरकार के खिलाफ बोल दिया, उस पर भी सेडिशन का चार्ज उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती थी। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेसी काउंसिल द हाईएस्ट एप्लीकेट कोर्ट ऑफ दैट टाइम, जस्ट लाइक टुडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस टाइम ये प्राइवेसी काउंसिल होती थी। अप्रूव द लॉ स्टेटेड बाय जस्टिस स्ट्रेची इन इट्स तिलक केस, अब उसको लॉ को अप्रूव कर दिया जो जस्टिस स्ट्रेची ने तिलक के केस में बताया था। इट इज सेड दैट ओपिनियन ऑफ द प्राइवेसी काउंसिल ऑन सेडिशन वाज नॉट ब्रॉट टू द notice of the federal court when it decided Majumdar's case, otherwise it would have followed the privacy council decision, उस टाइम नोटिस में नहीं तो वो प्राइवेसी काउंसिल के डिसीजन को ही मानते। अब केदारनाथ देखिए, जो रिसेंट इंडिया का ट्रेंड है उसका आप राइटर आए हैं, इन दोनों तो ब्रिटिश टाइम का केस था, ये 1962 में केस हुआ था केदारनाथ का। देखिए राइटर कहते हैं ना कि दोनों समय के जो कोर्ट थे उनकी मेंटेलिटी सेम है, केसेस भले ही वो टाइम फ्रेम का डिफरेंस हो, वो 1870 का केस टाइम का था, ये 1962 का था, देयर इज अ वाइडर गैप, मोर देन अ सेंचुरी का गैप आ जाता है इसके बीच में, लेकिन द मेंटेलिटी ऑफ द कोर्ट है ना वो बिल्कुल अभी भी सेम उतनी ही है। जो केदारनाथ है ना, इन्होंने कहा था कि भैया केदारनाथ स्टेट ऑफ बिहार 1962, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द इसेंस ऑफ द जजमेंट, incorporating the essence of the judgment. केदारनाथ डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कानूनी प्रकरण कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेडिशन, मतलब उसका संविधानीकरण चेक करना था, उनको कहता है कि संविधान के अगेंस्ट है, तो कोर्ट हेल्ड दैट ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बिकॉज ऑफ टू रीजन, उन्होंने रीजन दिया
offense against government is against the state because the government is the viable visible symbol of the state and the existence of the state will be jeopardy of the government is subverted। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्गुमेंट दिया, भैया देखिए जो सरकार है ना वो स्टेट का इनविजिबल रूप है, स्टेट इज इनविजिबल, भारत है लेकिन कहाँ है, किसी दिखता नहीं, सरकार दिखाती है कि भैया भारत है, सरकार क्या है, भारत का विजिबल रूप है, जैसे कि भगवान है, कहाँ है, मंदिरों में, पता मंदिरों में बैठे हैं, वो एक विजिबल सिंबल है कि देयर इज अ गॉड। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये आर्गुमेंट था। दूसरा, सेकेंड आर्टिकल 9 टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विच हैज ए वाइडर एम्पलीट्यूड एंड विच इंक्लूड्स द लॉ ऑफ सेडिशन। सेकेंड जो आर्टिकल था उसका कहा था इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे सेडिशन चार्ज लगाया जाएगा, भैया स्टेट के सिक्योरिटी का मामला है इसलिए आप यहाँ पे नहीं बोलेंगे। सेडिशन इज ए ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एनीवन हु कॉज डिफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस लॉ। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ गलत बात करता है, चीजें गलत करता है, सरकार हैज अ पावर टू चार्ज ऑन अ सेडिशन on them in the sense clearly violate the fundamental right to freedom of speech and expression under article 19(1)(a) of the constitution। ये 19(1) of fundamental rights जो यहाँ पे हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, उसके ऊपर एक कर्टेल डाल देता है। टुडे वी आर द डेमोक्रेसी एंड दैट टाइम फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय अस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी सेडिशन को अब बाहर रखा गया, वहां पे भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। द लॉ डिक्लेयर द प्राइवेसी काउंसिल वाज फाइनल। यहां पे देखिए कोर्ट वांटेड टू रिटेन सेडिशन बिकॉज इट वाज द जेन्युइनली वरीड अबाउट इमिनेंट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। देखिए कोर्ट भी उतना ही ध्यान रखती है जितना सरकार रखती है किसी भी स्टेट का। सेक्शन 124 इज वैलिड बट कैन बी इन्वोक ओनली व्हेन द वर्ड और जेस्चर्स हैव अ टेंडेंसी टू इनिशिएट वायलेंस। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए आगे कहा था कि भैया आप सेडिशन वहीं लगाइए, सेडिशन आप वहीं लगाइए जहां पे ना देखिए कि किसी के बातों से वहां पे हिंसा बढ़ सकती है, तो सेडिशन लगाइए। अभी सेक्शन 124 इन द आईपीसी आर इंटरप्रेटेड बाय द प्राइवेसी काउंसिल could not have remained in the statutory book after the constitution came into force in 1950. The court was also conscious about the fact that sedition as a reasonable restriction on the right of speech and expression was deleted from the draft constitution by the Constitution Assembly. लेकिन केस को कोर्ट को लगता है कि भैया ये सेडिशन है ना, ये एक राइटफुल वे है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बैलेंस रखता है। लेकिन लोग तो कुछ भी बोल देंगे। देखिए सुप्रीम को वहां भी कहा है कि आप किसी को प्राइवेसी को मेंटेन डिसहार्म नहीं कर सकते, किसी के आप गलत बोल रहे हैं किसी के खिलाफ, राइट टू लाइफ में आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको इस बात की छूट नहीं है कि आप किसी को गाली भी दे दें, आप किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि भैया जो उस टाइम इंडिया में चल रही थी ना कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, अगर ये चीजें नहीं होती, अगर इस चीज को हटा दिया गया होता, 1962 में जब केदारनाथ केस हुआ था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था, क्योंकि वो केदारनाथ जो जी थे वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, सीपीआई के बिहार के जो पिछड़े एरिया है बेगूसराय वाले एरिया में उधर थे। केदारनाथ था लोकल कम्युनिस्ट इन बेगूसराय और बिहार वाज एडवोकेटिंग, जो इसको एडवोकेट कर रहे थे। अगर ये उस टाइम कर्टेल हो जाता, हट जाता, तो इंडिया में बहुत सारे डिसरप्शन हो जाते। ये मेंटेलिटी थी उस टाइम की कोर्ट की। तो यहाँ पे वी विल फाइंड द पोजीशन टेकन बाय द कोर्ट इन केदारनाथ एज नॉट रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द तिलक। जो ब्रिटिशर्स के टाइम में तिलक जी के साथ जो मेंटेलिटी कोर्ट की थी, वही सेम मेंटेलिटी यहाँ पे केदारनाथ जी के साथ इंडियन सुप्रीम कोर्ट की थी। द लॉ कमीशन हैज सजेस्टेड दैट टेंडेंसी टू इनिशिएट डिसऑर्डर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 124A। देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल का जो इसका स्टेटस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भैया कह दिया जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको आप अभी रोक दीजिए और कोई भी नया केस इसके अंडर आप फाइल नहीं कीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। और यहाँ पे जो लॉ कमीशन का नया प्रपोजल आया ना, उन्होंने इसमें पहले क्या था कि आपको सेडिशन के अंदर में 3 साल की मिनिमम जेल हो जाएगी।
अब उसको कह रहे हैं कि भैया बढ़ा के आप 7 साल कर दीजिए, मतलब 3 साल नहीं, अब 7 सालों तक आपको मिनिमम सजा होगी। The law recommendation of the enhancement of punishment defies common sense when there is a universal demand for scrapping of the law। मतलब लॉ कमीशन का कहना है कि भैया इसकी जो ना हार्नेस को बढ़ा, जो हार्सनेस है उसको बढ़ाइए, कठोरता को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, जबकि पूरे दुनिया में इसको स्क्रैप मतलब कचड़े में फेंकने का, इस लॉ को कचड़े में फेंकने का डिमांड चल रही है। उसमें भी लॉ कमीशन कह रही है कि इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। द कमीशन शुड नॉट सी द एब्सर्डिटी ऑफ law which punish citizen for a democratic country for making comment on which may cause defection towards a government which they have to power to remove। मतलब बताइए, अपने हम जिस सरकार को बनाते हैं, हम उस सरकार को कुछ कह भी नहीं सकते, अगर हम कुछ कहेंगे तो वो हमें 7 सालों के लिए जेल में डाल देंगे। The real issue is that law of sedition contained the section 124A of the IPC is unconstitutional। जो 124 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें लोगों को पनिशमेंट जो दी जाएगी। द लॉ कमीशन फेल्ड और डिड नॉट वांट टू सी द फैलेसी इन द केदारनाथ जजमेंट व्हिच डिड नॉट इफेक्ट सॉफ्टन दिस हार्श लॉ बट डिसाइडेड दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। अब यह देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व तो किया नहीं गया ना, इसकी जो इसमें गलत बातें हैं उसको फोकस किया गया। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड लॉ कर दिया, मतलब दिस इज अ वैलिड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। केदारनाथ इक्वेट द गवर्नमेंट विद, देखिए केदारनाथ की गलती यहाँ पे, केदारनाथ ने कहा केदारनाथ इक्वेट गवर्नमेंट विद स्टेट विच इज इलॉजिकल इन द अटेम्प्ट टू बीइंग सेडेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इनको सेडेशन को अंडर आर्टिकल 19(2) के अंदर इनको इम्प्रेसिबल करना चाहिए था, जिसमें भैया सेडिशन क्या करता है ना, हमारी चीजों को कर्टिल कर देता है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसको कर्टिल करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे नल एंड वॉइड करना चाहिए। लेकिन इनका आर्गुमेंट था कि भैया ये स्टेट के ऊपर, स्टेट इक्वेट्स, तो सर गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया भैया स्टेट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द स्टेट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस आर्टिकल। So we move our next article, the Nigerian new president face old problem। इसको हम समझेंगे कि अफ्रीका क्या है। मतलब नाइजीरिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब नाइजीरिया जो इकोनॉमी है ना वो अफ्रीका में सबसे बड़ा है। नाइजीरिया और नाइजीरिया के जो देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि नाइजीरिया टॉप है, नाइजीरिया के पास ऑयल रिच कंट्री है, इसके पास अपनी लैंड भी है और ये आगे भी बढ़ रहा है, दूसरे यूरोपियन अफ्रीकन देशों को इस अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, इसलिए इसकी बात हो रही है। और यहाँ पे पिछले 25 सालों में लगातार कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट चलती आ रही है। दैट इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग फैक्टर अबाउट द नाइजीरिया इवन टुडे। यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बोको हराम जैसी घटनाएं, यहाँ पे किडनैपिंग का बहुत मास स्केल पे किडनैपिंग हुई है। इन सब चीजों की वजह से नाइजीरिया का थोड़ा बैकलेस हो रखा है। देखिए नाइजीरिया में क्या है, ओवर 50,000 पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसलिए थोड़ा ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैटर करता है। 50,000 लोग यहाँ पे इंडियन ओरिजिन है। यहाँ पे देखिए राइटर के द्वारा यहाँ पे क्या कहा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है कोविड-19 की वजह से। जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, इनका क्या था, इनका एक नारा आया था, एक बार मुझे भी वोट दे के देखिए, जैसे कि यहाँ पे आता है एक बार मोदी सरकार वाला स्लोगन इन्होंने भी दिया था और उसको नाइजीरियन में कहते हैं, और वो चीज वर्ड था एमिलोकान। एमिलोकान मतलब इट्स माई टर्न, ये मेरा टर्न है। एमिलोकन नाइजीरियन में योरुबा लैंग्वेज में, नाइजीरिया की योरुबा लैंग्वेज में ये उनका टर्म है एमिलोकन। इनका ये स्लोगन था जिसकी वजह से ये जीत करके आए हैं। राइटर बताते हैं कि भैया आगे वाले फ्यूचर में ना नाइजीरिया वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी पॉपुलिस्ट कंट्री बन जाएगी, जहां पे चौथी सबसे बड़ी आबादी होगी और इसका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है ना बहुत ही ब्राइट है। राइटर का अभी जो इसका है ना, जो देखिए अभी ये 4 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, जो दिल्ली के आधी है। हाईएस्ट पीक ओवर कंजप्शन, अप्रोक्सीमेटली हाफ द पीक पावर कंजप्शन। मतलब दिल्ली में तो 8 गीगावाट की बिजली अकेले ही कंजप्शन हम कर लेते हैं, उसकी आधी इनकी जनरेट होती है, तो ये कितना कंज्यूम करेंगे। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 25 बिलियन
ramping the oil refineries. They continue to operate at less than 30% of their capacity. मतलब बताइए, उन्होंने 25 बिलियन अपने देश के ऑयल प्रोडक्शन पे खर्च किए हैं, उसके बावजूद भी वो बस अपनी कैपेसिटी का बस 30% ऑयल निकाल पाते हैं. Forcing the oil exporting country to import petroleum product. Theft of the crude and its bunkering. It estimated the cost the country's 5.4 billion. मतलब $5.5 बिलियन जो इलीगल तरह से जो इनके यहाँ से पेट्रोल चोरी हो जाता है ना, उसकी वजह से इनको देश को नुकसान होता है. नाइजीरिया सोशल इकोनॉमिक रिकवरी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड नीड, उसको जरूरत क्या है, एक सिविल सर्विस. जो नाइजीरिया की जो सिविल सर्विस है वो भी काफी रीजनेबल और कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस है, जो आगे के लिए इनको फ्यूचर ग्रोथ देगी. नाइजीरिया की जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, आज की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 18.3 महीने, मतलब 18 साल 3 महीने की है जो एवरेज है. इसलिए नाइजीरिया एक यंग कंट्री है. सेकेंड, द प्रोएक्टिव हैंड होल्डिंग ऑफ नाइजीरिया वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल क्लास. जो यहाँ की जो एंटरप्रेन्योरियल क्लास है ना, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं वो हर सेक्टर में. नाइजीरिया इज ब्लेस्ड विद द लार्ज स्वाथ ऑफ फर्टाइल इरिगेटेड लैंड. मतलब इनके पास जो जमीन है वो उसका सिंचाई भी अच्छे से कर सकते हैं और इरिगेटेड है. सबसे बड़े इनका प्लस पॉइंट क्या है, एक ऑयल रिच नेशन है जो इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मेजर सोर्स है. ऑयल रिच होने की वजह से अगर अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे तो वो भी इनको बेनिफिट करेगा. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी नाइजीरिया इज अ पार्ट ऑफ ओपेक प्लस. ओपेक को पता ही होगा आपको, जो ऑयल प्रोडक्शन का जो कार्टेल है ना, उसका भी नाइजीरिया पार्ट है. लेकिन जो ये अपने कंपटीटर हैं, जो इसके साथ के लोग हैं, उनकी एवरेज डेली का जो प्रोडक्शन है 1.742 मिलियन पर डे, मिलियन बैरल पर डे का एवरेज है. लेकिन इसका कितना है 1.56 मिलियन, विच इज सिग्निफिकेंटली लो देन इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सीलिंग, जो है उसके सीलिंग से भी कम है इसकी प्रोडक्शन. अभी आपको पता होगा सऊदी अरेबिया रिसेंट में ही उसने 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन को कट किया है अपने, और इनका 1.56 तो टोटल है ही, तो भाई कट क्या करेंगे ये. To his credit, the incoming president has acknowledged their stubborn challenge and vowed to confront them. Having been a governor of a Lagos state, Lagos जो नाइजीरिया का सबसे मतलब फेमस शहर है, सबसे पावरफुल और इंटरप्रेन्योर शहर है, जो किंग मेकर पैदा करता है, उस शहर से ये आते हैं, उसके गवर्नर रह चुके हैं और ये वहां से आते हैं. The oil product subsidy costing roughly 10 billion annually has also seen abolished. इन्होंने दिखेगा कि जो $10 बिलियन का सब्सिडी पैदा देते थे अपने लोगों को तेल के ऊपर, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया. जो 10 बिलियन अब डेवलपमेंट के काम में जाएगा. और इसके बाद लॉन्ग नीडेड डिसरप्टर राइज हाउ फॉर इवेंचुअल एंड ऑफ नाइजीरियाज लोन इकोनॉमिक सेलोरियस. जो तेल है ना, वहां की सबसे बड़ी इकोनॉमी का की फैक्टर है, उसको ये सॉल्व करना चाहते हैं. और देखिए वहां पे इंडिया के प्रोस्पेक्ट से क्या है. सर देखिए, इंडिया के 50,000 लोग वहां पे रहते हैं, 50,000 लोग वहां पे रहते हैं. और वहां का देखिए, थैंक्स टू द हाईएस्ट बर्थ रेट, नाइजीरिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2050. जितने आ जाएंगे अगले 25 साल में उसके दुगने हो जाएंगे. नाइजीरिया हार्नेस इट्स ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल वेल्थ would matter globally. This would be a double-edged sword. मतलब डबल एज स्वॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर से पैसे कमा के देती है. इनके सर्विस सेक्टर तो पैसे तो आएंगे ही, साथ साथ जो इनका तेल बिकेगा उससे इनका मेन धंधा बनेगा. यहाँ पे यही बात हुई. जो सब सहारन अफ्रीका में ये सबसे अच्छा और बेहतर एग्जाम्पल है दूसरे सब सहारन कंट्रीज के लिए. और अब बात है इंडिया का क्या क्या यहाँ पे दांव पे लगा हुआ है. इंडिया ने अभी तक यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, और इंडिया के 50,000 लोग यहाँ पे रहते हैं. अफ्रीकन नॉन अफ्रीकन कम्युनिटी, जो सब अफ्रीकन कम्युनिटी जो नाइजीरिया के लोग हैं, उसके बाद जो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना, इंडियंस की है. नाइजीरिया वैल्यू इंडियंस अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी विच इज सीन एज अ वेल सूटेड टू द लोकल कंडीशन. नाइजीरिया में ना भारत की 135 कंपनियां हैं, जो वहां पे देयर आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री. जो वहां के सबसे बड़े, जैसे कि टाटा ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स इन यूके, और टाटा ना यूके का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है. इसी तरह से इंडियन कंपनी यहाँ पे नाइजीरिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. द टोटल इंडियन इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया इज अराउंड 10 बिलियन.
मतलब 10 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। India has traditionally been Nigeria's largest trading partner. In position has slid down as the bilateral trade shrunk 21% in 2022 and 23 to 11.85 बिलियन। जो 2022 और 23 में हमारे जो बायलेटरल ट्रेड था वो कम हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के जो अभी यहाँ के जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो स्वेरिंग हुई थी उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नाइजीरिया के 15 प्रेसिडेंट में से जो 6 प्रेसिडेंट थे वो इंडियन ट्रेंड डिफेंस ऑफिसर थे। मतलब जो डिफेंस ऑफिसर वहां के जो प्रेसिडेंट बने हैं 15 लोग प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें से 6 जो है ना वो इंडिया ने उनको ट्रेन किया था एज अ डिफेंस ऑफिसर, वो जाके वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। इस पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर जो गए थे ना वो उनके लिए काफी अच्छी बात है, और वो इंडिया को अच्छा प्रोजेक्ट शो करने के लिए और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इनका जाना वहां पे इंडिया के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। विद इनहेंस एंगेजमेंट इंडिया शुड बी एबल टू यूज द सेम कैटाफ्रेज टू रेजोनेट द नाइजीरिया, और इसी चीज को यूज करके हम नाइजीरिया के फ्रेम को रिफ्रेश कर देंगे और अपने रिश्ते को और अच्छा कर लेंगे। बिकॉज नाइजीरिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द ग्लोब, और अफ्रीका एशिया के बाद यही आता है, वहां का सबसे बड़ा देश ये है, और इसकी तो फिर होल्डिंग भी काफी अच्छी होगी। और अगर इंडिया के रिश्ते अच्छे होंगे तो उस जगह पे इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी, जो इंडिया वहां पे मास लेवल पे अपना एक्सपेंशन कर पाएगा। थैंक यू गाइज फॉर टुडेज लेक्चर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।